जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त कोड बोली गई है कि डोंट फाइंड फॉल्ट्स, फाइंड अ रेमेडी। हम अगर फॉल्ट ढूंढते रहेंगे तो फिर फॉल्ट में ही रह जाएंगे, डिप्रेस्ड ही होते रहेंगे। लेकिन जब हम रेमेडी के पीछे जाएंगे तो फिर हमें एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसका जो सोल्यूशन है वो काफी आसान है और इससे हम बाहर निकल सकते हैं। जिस पर हम फोकस करेंगे वो चीज बड़ी होती जाएगी। अगर हम फॉल्ट पर फोकस करेंगे तो वो चीज बड़ी होती जाएगी। अगर हम सोल्यूशन पर, रेमेडी पर फोकस करेंगे तो वो चीज बड़ी होती जाएगी। उस चीज में आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखाई देगी। और इसीलिए हमें हमेशा फॉल्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं वो हरियाली में भी जो बंजर थोड़ी सी जमीन होगी उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो बंजर जमीन में भी जहां पर एक पेड़ उग सकता हो वो ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए डिपेंड आप पर करता है कि आप सामने वाले को कोसते रहोगे, सामने वाले की गलतियां, फॉल्ट्स निकालते रहोगे, खुद को जो परिस्थिति है उसके बलबूते पर खुद को लूजर फील करते रहोगे, या फिर खुद सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ोगे। तो ये डिपेंड आप पर करता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रमोशन हो जाए तो एमएम एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आप जितने भी वीडियोस है, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। देखिए, अभी सिनारियो ऐसा चल रहा है जहां पर ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। अब ये जो ऑनलाइन मटेरियल है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं गोल गोल घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि कौन सा मटेरियल आपको चूज करना है। एमएम एकेडमी अगर आप देखोगे तो वहां पर हाई क्वालिटी कोर्सेस मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्लान जो है वो भी अवेलेबल है, एकदम कम से कम कीमत में। बहुत सारे लोग जो है वो ये भी बोल रहे थे कि जो प्राइजेस है वो हाई है, या फिर स्कॉलरशिप जो है वो देनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। अब अगर आप देखो तो जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में 50% से भी कम जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इतनी कम प्राइस, और मैं हमेशा जैसा आपको बोलता हूँ कि अ मैन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। तो अगर विजन है तो सही जगह पर आप इन्वेस्ट जरूर करोगे, और इन्वेस्ट करना ही जरूरी होता है। आपका टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जो भी चीज उसको लगती है वो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तभी जाकर आपको रिजल्ट जो है वो प्रोपोर्शनलेट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है जो कि एकदम लो कॉस्ट पर है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जहां पर बहुत सारे जो अपग्रेडेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी आ रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको जो ऐप है वो देखने को मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर 27 जुलाई का आज जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आपको मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, तो ये जो एरिया है, ये प्लेस कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस प्लेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो हमें एडिटोरियल पेज देखने को मिल रहा है, आइडियाज पेज देखने को मिल रहा है, एक्सप्लेन सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब हम आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें ये वाला आर्टिकल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये वाला आर्टिकल मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक जो फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। अब उनके बारे में जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आर्टिकल में बहुत आपको पता है वेग दिया जाता है, बहुत अलग अलग दिया जाता है, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है इनके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी को पहचानो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब आपको दो तीन स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और ये किस पर्सनैलिटी को संबोधित करते हैं स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। और इसीलिए जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें इनसे रिलेटेड है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, समझ गए होंगे किनके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं। तो बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको अभी पहले स्टेट का एक स्टेटस था, लेकिन अब स्टेट का स्टेटस हटाकर यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया और बायफरगेट भी कर दिया गया है। तो वहीं के एक राजनेता जो है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जब तक इसे फिर से स्टेटहुड जो है वो नहीं मिल जाता है तब तक मैं असेंबली के इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, तो हमारे यहाँ पर 28 एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। अब 28 स्टेट्स में अगर हम देखें
तो सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में हमें असेंबली देखने को मिलती है। देखिए जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमें लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है। वैसे ही स्टेट में अगर हम देखें तो वहां भी दो हाउस देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली सभी राज्यों में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हम देखें तो कुछ ही राज्यों में है। अब उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था याद रखने का, क्या था? तू भी मजा कर। क्या था वो? तू भी मजा कर, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला था। इसमें क्या था? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसी के साथ महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो यहां पर आप देखोगे अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नहीं रहा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अब यहां पर हमें दोनों देखने को मिलते हैं, काउंसिल भी और असेंबली भी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो असेंबली है वो भले ही 28 सभी राज्यों में है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है, अब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं और उनके नाम, क्योंकि उसमें भी काफी फेरबदल हुआ है। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, 7 है, 8 है, 9 है, कितने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम के साथ बताइए। अब जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें भी कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हमें असेंबली देखने को मिलती है। उसमें हमें दिल्ली देखने को मिलता है, उसमें हमें पुदुचेरी देखने को मिलता है, और अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी देखने को मिलता है। तो अब इसके वजह से देखिए कितने सारे चेंजेस आते हैं। मतलब ये देखने के बाद आपको और भी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी याद आने चाहिए। जैसे कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकता है? तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, एमएलए कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलए उन यूनियन टेरिटरीज के भी जहां पर असेंबली है। तो पहले सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी, अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भी ऐड हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से हमें जो चीजें हैं वो बहुत सारी इंटरलिंक करनी पड़ती है, तब जाकर हमारा एक परफेक्ट जो पढ़ाई है वो कंप्लीट होती है। तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि इसका जो स्टेटहुड है वो यहाँ पर ले लिया गया। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया में आया ही था एक्सेशन की वजह से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें बोला गया था उसे स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आप स्पेशल स्टेटस जो है वो हटा रहे हो, मतलब जम्मू एंड कश्मीर ने अपना जो एक जो उसने वादा किया था वो तो निभाया कि वो इंडिया के साथ अटैच रहेगा, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा, लेकिन इंडिया ने ये नहीं किया। मतलब इंडिया ने उसका जो वो था एक स्पेशल स्टेटस था वो ले लिया। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर आर्टिकल में इनके द्वारा की जा रही है। बाकी सारी पॉलिटिकल बातें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद दिलानी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब उसी के साथ साथ ये वाला हम आर्टिकल देखते हैं, तो ये वाला आर्टिकल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला हम आर्टिकल देखेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कोविड जो है उससे लर्निंग को कैसे हिट किया है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस आर्टिकल को भी हम अच्छी तरीके देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो जो है वो लाने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं सेपरेट वीडियो अगर आता है, नहीं तो फिर मैं कल के लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लूंगा अगर मैं नहीं ला पाया तो। चलिए, तो अब यहाँ पर हम कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो रेमिटेंसेस जो है इंडिया को वो डिक्लाइन होने वाले हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, आप अंदाजा तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ एमएसएमई क्रेडिट स्कीम जो यहाँ पर लाई गई थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंटर जो है प्लान कर रहा है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ 5th साइंस पॉलिसी। तो अब इसमें देखिए ये पीआईबी की बेसिक न्यूज थी, ठीक है, पीआईबी की न्यूज थी, और ये मैंने कौन बनेगा आईएएस सीरीज में जब ये स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिला था तभी मैंने कवर कर लिया था कौन बनेगा आईएएस सीरीज में। अब यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि पीआईबी की न्यूज थी और फिर अब न्यूज़पेपर में भी आई है। तो इससे रिलेटेड हम जितनी भी चार इससे पहले मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर, तो आपको पता है कि न्यूज जो एनालिसिस आता है उसमें काफी रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो यहाँ पर हम जितनी भी पहले के, क्योंकि ये 5th है ना, 5th यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है साइंस पॉलिसी, तो इससे पहले जो हमें देखने को मिल रहे थे वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ इससे रिलेटेड जो ऑफिस जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम पहला आता है, पहला आर्टिकल, एन इंडियन फर्स्ट। मतलब बेसिकली बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में, मतलब कि दादा भाई नौरोजी जो है इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब आर्टिकल में इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है और वो वेग तरीके से बताई गई है। यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट वाइज लेकर आया हूँ कि इस पॉइंट के अलावा आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा जाता है तो, या फिर पर्सनैलिटी पहचानो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके लिए तो इससे बाहर आपको कोई स्टेटमेंट पूछा भी नहीं जाएगा, या फिर अगर पूछा जाता भी है इन केस तो इनमें से स्टेटमेंट जो है वो तो 101% एक ही स्टेटमेंट देते नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट दिया आपको और पर्सनैलिटी को पहचानो। 3-4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो 3-4 स्टेटमेंट में से इसमें 2 स्टेटमेंट तो कम से कम आएंगे ही,
मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी आएंगे, क्योंकि सभी यहाँ पर मैंने कवर किया है, लेकिन दो तो आएंगी, तो दो से तो आप पहचान ही लोगे। तो यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन अब इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, तो अब ये कभी पूछते नहीं है एग्जाम में कि ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं पूछते। तो अब इससे याद आया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ जो है उनके बारे में क्या आप मुझे बता सकते हैं, उनका नाम क्या है? तो इनका जन्म जो है वो 1825 नवसारी में हुआ था, जो प्रेजेंट गुजरात में हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ क्लोजली इन्वॉल्व थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसमें क्लोजली एसोसिएटेड थे अपने अर्ली फेज में। ठीक है, उन्होंने काफी काफी योगदान जो है अपना दिया है। और उसी के साथ उन्होंने फर्स्ट इंडियन मेंबर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भी सर्व किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ उनका जो फर्स्ट एगिटेशन है 1859 में, वो यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहा है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हमने देखने को मिलते हैं एमएम एकेडमी ऐप पर। एमएम एकेडमी ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ टॉप 100 एमसीक्यूज जो है वो भी मैं वहाँ पर कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट सभी के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, उसका जो फर्स्ट पार्ट है। बाकी की जो पार्ट्स रहेंगे वो सिर्फ एमएम एकेडमी ऐप पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। जब हम एमसीक्यूज भी देखते हैं तो टॉप 100 एमसीक्यूज, बेस्ट 100 एमसीक्यूज है जो आपको एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, और उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप जो है उस पर आपके पूरे जो प्रिपरेशन है उसका यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट एगिटेशन जो 1859 का, तो इंडियन सिविल सर्विस है, इसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब हमने उसमें कवर किए हैं। 1865 1866 अगर हम देखें तो नौरोजी जो है उन्होंने यहाँ पर लंदन इंडियन सोसाइटी फाउंड करने में हेल्प की थी। और उसी के साथ साथ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इंडियंस को काफी करीब लाया था। उसी के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नौरोजी जो है उन्होंने काफी इंडिया में ट्रैवल किया, नेशनल अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया, लोगों में एक नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहाँ पर इनकलकेट करने की कोशिश की। 1885 में नौरोजी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, पॉइंट वाइज दी हुई है, जिससे कि आपको याद रखने में भी आसानी जाए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नॉमिनेट किए गए थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर लॉर्ड रे। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एमपी पीएससी की कर रहे हो या एमपीएससी की कर रहे हो, तो सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आ सकता है कि कौन से गवर्नर ने, किस गवर्नर ने, उसका नाम आपको बताना है। गवर्नर ने जो हमारे दादा भाई नौरोजी है उनको नॉमिनेट किया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फॉर्म करने में भी हेल्प की थी। उसी के साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 बार रह चुके हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। गांधी जी रहे हैं क्या? एक बार रहे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और जो दादा भाई नौरोजी है वो 3 बार रह चुके हैं, 1886 में भी, मतलब कि जब उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी 72 डेलीगेट्स, तो यहाँ पर किसने प्रिसाइड किया था? क्या उनका नाम बता सकते हो? 1886 अगले ही साल इन्होंने किया, फिर 1893 में भी इन्होंने किया, फिर 1906 में भी इन्होंने किया, है ना। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है उनकी कुछ यहाँ पर मतभेद होना शुरू हो गए थे। और मतभेद जब हो रहे थे तो बट ऑब्वियस है एक्सट्रीमिस्ट लोकमान्य तिलक जो है वो चाह रहे थे कि वो प्रेसिडेंट बने और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर इनकलकेट करे आगे आने वाले टाइम में। और मॉडरेट जो है वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, 1906 में जो दादा भाई नौरोजी है उनको बनाया था प्रेसिडेंट। और दादा भाई नौरोजी इतने उम्र में ज्यादा थे और उसी के साथ एक्सपीरियंस भी थे और उसी के साथ उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने बिल्कुल भी उन पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। फिर 1907 में भी 1907 में क्या हुआ, जो मॉडरेट्स है उन्होंने फिर से वही किया कि वो जो लोकमान्य तिलक है उनको नहीं बनने देना है, इसलिए कहा किया था उन्होंने सूरत में किया था सेशन, जिससे कि लोकमान्य तिलक नहीं बन सके। क्यों ना बन सके? क्योंकि जहां पर कर रहे हैं वहां का इंसान जो है वो नहीं बन सकता है। और 1907 में हमें सूरत स्प्लिट जो है वो देखने को मिला था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो अलग हो चुके थे। याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 1893 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका यहाँ पर हेल्प किया था। उसी के साथ 1895 में वो यहाँ पर रॉयल कमीशन जो है इंडियन एक्सपेंडिचर, उसके भी मेंबर बने थे। उसी के साथ दादा भाई नौरोजी जो है वो यहाँ पर उन प्रोपोनेंट्स में से है जिन्होंने ड्रेन थियरी जो है वो यहाँ पर प्रोपाउंड की थी। ड्रेन थियरी मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया का जो पैसा है, इंडिया से कमाया हुआ पैसा, वो कहाँ लेके जा रहे हैं? ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, अगर आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो तो फिर आप यहीं खर्च करो, इंडिया में ही खर्च करो, इंडिया को डेवलप करने के लिए खर्च करो। लेकिन नहीं, ये यहाँ का कमाया पैसा वहां लेके जा रहे थे, मतलब इंडिया के पैसों पे उन्होंने वहां की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो ये चीज यहाँ पर जो ड्रेन थियरी है वो हमें देखने को मिली। और किताब कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये किताब किसने लिखी है, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है 2 मंथ्स इन एमएसएमई क्रेडिट स्कीम। यहाँ पर क्रेडिट स्कीम जो सरकार ने दी है उसके 2 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो 43% ऑफ द 3 लाख करोड़ सैंक्शन जो है वो किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर स्कीम जो है कौन सी है? ECLGS स्कीम ये हमें देखने को मिलती है। और ये बेसिकली क्या है? एमएसएमई जो है, देखिए हुआ क्या है, कोविड की वजह से जो पेंडेमिक आया है उसके वजह से काफी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब इकोनॉमिक लॉस हो रहा है तो ऐसे सिनारियो में जो एमएसएमईज है वो लॉकडाउन रहने की वजह से उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया है। प्रॉफिट ना मिल पाने की वजह से उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पर खर्च हो गई है, खत्म हो गई है। तो जो रेंट वो अभी तक पे कर रहे थे, जो सैलरीज अभी तक पे कर रहे थे, तो फिर उसका क्या? ये तो कंप्लीट लॉस में चले गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है? कैश क्रंच हमें देखने को मिलता है। कैश क्रंच होने की वजह से और ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और फिर जो एक्सपांशन है अपनी कंपनी का वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या है, उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, कैश की जरूरत पड़ेगी। तो कैश कैसे दिया जाए? तो यहाँ पर उनको हम जो लोन है वो प्रोवाइड करेंगे। लोन कैसे प्रोवाइड करेंगे? बिना किसी कोलैटरल के, है ना, मतलब कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आप देखो प्राइवेट और स्टेट ओन दोनों जो बैंक्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोवाइड किया एमएसएमई को, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट जो है वो भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ECLGS स्कीम है इसके अंतर्गत बैंक जो है वो ऑफर कर रहे हैं 3 लाख करोड़ ऑफ गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, गवर्नमेंट गारंटीड मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोलैटरल नहीं रखा जा रहा है, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर बैंक है, अब आपको अगर लोन चाहिए, ठीक है, आप गए बैंक के पास, आपने बोला कि मेरे को 2 करोड़ लोन चाहिए। अब बैंक क्या दान देने के लिए बैठी है? बिल्कुल नहीं। बैंक बोलेगी कि ठीक है हम आपको 2 करोड़ देंगे, लेकिन आप तो बताओ काय के लिए चाहिए। और उसी के साथ अगर आप नहीं दे पाए तो क्या? तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उनको कि ठीक है मेरी इतनी प्रॉपर्टी जो है वो रखी हुई है और ये प्रॉपर्टी अगर मैं नहीं दिया तो ये प्रॉपर्टी गिरवी है, आप ये प्रॉपर्टी को ले लेना। लेकिन यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी गिरवी नहीं रख रहे हो तो बैंक क्यों देगा? बट ऑब्वियस है ना, बैंक देगा ही क्यों पैसा? तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो गारंटी लेती है। गवर्नमेंट बोलती है कि इनकी गारंटी मैं ले रही हूँ, अगर ये पैसा नहीं दे पाए तो हम तुमको बैंक, हम तुमको पैसा दे देंगे। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये है गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स। ठीक है, एवरेज डिसबर्समेंट जो है पर लोन अकाउंट प्राइवेट बैंक का नियरली 5.6 टाइम्स देखने को मिल रहा है स्टेट ओन्ड बैंक से। तो मतलब ये तो उल्टा हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट बैंक जो है वो नहीं देते हैं, प्राइवेट बैंक यहाँ पर ज्यादा दे रहे हैं, नियरली 5.6 टाइम्स है स्टेट ओन्ड बैंक के। अब यहाँ पर स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स है अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का, उसकी वजह से हमें यहाँ पर लोन की इस तरह की स्कीम जो है वो देखने को मिल रही है। उसी के साथ ये स्कीम एम करती है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस यहाँ पर चल रहा है, जो एमएसएमई फेस कर रही है, उससे यहाँ पर उनको बाहर निकाला जा सके, जो कि एडिशनल फंडिंग दी जा सके, है ना। एडिशनल फंडिंग मिलेगी तो बट ऑफिस से ज्यादा पैसा आएगा तो उनको आसानी जाएगी कि भैया तुम ले लो, तुम्हारी सैलरी ले लो। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब जब हम शटडाउन जब होता है उसके बाद जब शुरू करते हैं तो ज्यादा पैसा वहां पर लगता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जा सके, जो भी यहाँ पर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो मतलब पैसा लेंड कर रहे हैं, जो एमएसएमई को पैसा दे रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जा सके, जिससे कि वो और ज्यादा मोटिवेट हो कि नहीं हमें देना है एमएसएमई को, हमें यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या है कि वो तो लेने के लिए तैयार है एमएसएमई, लेकिन बैंक देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना, ये भी एक स्कीम का काम है। अब जितने भी एमएसएमई बोरोवर अकाउंट्स है वो यहाँ पर अगर हम देखें, आउटस्टैंडिंग लोन जो है 25 करोड़, अप टू 25 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये भी अब ज्यादा टशन में आ गए, ये भी सोच रहे हैं कि यार अब मैं भी एमएसएमई खोल लूँ क्या, मैं भी यहाँ पर लोन ले लूँ क्या। तो ऐसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हो रहा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैंक अगर हम देखें, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट जो है वो कैप किया हुआ है 9.25% पर। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है। और एनबीएफसी अगर हम देखें 14% पर रखा गया है। और 100% गारंटी कवरेज किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है क्या? आंकड़े बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर तो रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज दी है, लेकिन बेसिकली मुझे बताना क्या है, एक तो गारंटी का, और दूसरा गारंटी ले कौन रहा है? तो यहाँ पर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है ये ले रही है। तो ये कंपनी के रिगार्डिंग मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में कंपनी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि जो कंपनी है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी हम देखें तो ये एक यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, इनकॉर्पोरेट की गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो ये पहला स्टेटमेंट आ सकता है। दूसरा आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पूछा जाएगा कब की गई है, लेकिन ये साल इंपॉर्टेंट है, 2014 स्टैब्लिश की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब ये सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। जो मैंने आपको कहा है कि कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही बेसिकली गारंटी ले रही है कि हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं करके। और ये एज अ कॉमन ट्रस्टी कंपनी है जो कि वेरियस जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड्स होते हैं उसे यहाँ पर मैनेज ऑपरेट किया जा सके। तो यहाँ पर आप उसके जो फीचर्स है वो देख सकते हो। आर्किटेक्चर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कौन कौन उसमें हमें देखने को मिलता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए अगली इस पर बढ़ते हैं। सेंटर जो है प्लान कर रहा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो है फिफ्थ साइंस पॉलिसी का अक्टूबर में रखे। अब न्यूज आर्टिकल अगर हम ये देखें तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए यहाँ पर हम पूरी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है हम देखने वाले हैं। रिसेंटली अगर हम देखें ऑफिस जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस कौन सा है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने ज्वाइंटली इनिशिएट किया है न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2020। और ये कितवी है, तो ये फिफ्थ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मुलेट की जा रही है। पहले चार जो है उस पर क्वेश्चन आ सकता है ना। ये फिफ्थ की जा रही है, इस पर तो आएगा ही क्वेश्चन, आ ही सकता है। लेकिन जो पहले के चार है टफ बनाने के लिए, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, यूपीएससी नहीं बता सकता है कि क्या पूछेगा। अब इसमें ये जो न्यूज आर्टिकल, इसमें क्या पहले के चार दिए हुए हैं क्या, कौन से हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सर्च करके आपके लिए लाया हूँ, तो इस बात पे एक शेयर तो बनता है, तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए फिफ्थ ये हमें देखने को मिलती है। और क्रूशियल जंक्चर पर जहाँ पर जो कोविड है उससे हम फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में इससे लड़ने के लिए और ज्यादा हमारे साइंटिफिक एनवायरनमेंट को सक्षम बनाने के लिए ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो पेंडेमिक है उसके भी लेसन्स को इंक्लूड करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक हम अगला पड़ाव जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है रिसर्च और डेवलपमेंट में, डिजाइन में, उसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स में, और ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कि जो कोविड से हम फाइट कर रहे हैं, तो इसके इसके लेसन्स को लेकर हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, है ना। हमें कोविड ने क्या सिखाया, आत्मनिर्भर बनो। ऐसा आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे लोग होते हैं ना, कई हमें लोग देखने को मिलते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों के वजह से खुश रहते हैं, दूसरों के वजह से दुखी होते हैं। क्यों इतना किसी को इंपॉर्टेंस देना कि आपकी जो खुशी है, आपकी जो वीकनेसेस है वो सामने वाले के ऊपर निर्भर रहे। ये कमजोर लोग होते हैं, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर रहना ये देश के लिए तो जरूरी है ही, उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल इंसान के लिए भी जरूरी है। एरिस्टोटल अगर हम देखें, एरिस्टोटल एक आइडियल सोसाइटी क्या हो सकती है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी क्या हो सकती है, तो इसको बताने के लिए उसने एक इंडिविजुअल का सहारा लिया और फिर उसने बोला कि इंडिविजुअल का ही एक्सपांडेड वर्जन जो है वो हमें स्टेट देखने को मिलता है, गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो एक इंडिविजुअल में कौन कौन सी क्वालिटीज रहनी चाहिए वही हम एक्सपांडेड वर्जन स्टेट में देखते हैं। तो यही चीज देखने को मिलती है जब एक कंट्री जो है वो जब आत्मनिर्भर की बात कर रही है, तो हर एक इंडिविजुअल को पहले अपने आप में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब जाकर इंसान जो है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट है उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको पीछे लेकर जाएंगे, वो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट रखेंगे, वो हमेशा नेगेटिव बातें आपसे करेंगे, तो उनसे दूर रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं STIP, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट टू बी बोथ फॉर्मुलेटेड एज वेल एज इम्प्लीमेंटेड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले के जो थे वो इतने ज्यादा फास्ट फॉर्मुलेट भी नहीं किए गए थे, इंप्लीमेंट भी नहीं किए गए थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटेलिजेंट मशीन और AI जो है उसका यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि वो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो क्या इंडिया का कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स में क्या बहुत अच्छा रैंक हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो 2003 में 56 रैंक था और चाइना जो उसका 44 था। चाइना भले ही आगे था, लेकिन डिफरेंस क्या ज्यादा था, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब अगर आप देखो 2013 का अगर हम देखें तो 60th पोजीशन पे इंडिया देखने को मिलता है और चाइना 29th पोजीशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, तो अगर आप सीधा जिम लगा रहे हो, जिम में जा रहे हो, और अगर आप एक बॉडी बिल्डर को इंसान वहां पर खड़ा है और वो बॉडी बिल्डर वाले इंसान को देखकर आप खुद की बॉडी देख रहे हो और डिमोटिवेट हो रहे हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन भी होना चाहिए, तो सही कंपैरिजन होना चाहिए ना। यूपीएससी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जो है वो निकालते हैं
और काफी ऐसे एस्पिरेंट है जिनको 5-5 6-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट वाले हैं वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वही कितने लोगों का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए, क्या दोनों ने सेम टाइम पे शुरुआत की थी? जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, क्या उसी ने भी उसी वक्त शुरुआत की थी? जिसने 5-6 अटेम्प्ट में जिसने क्लियर किया है उसने उसी टाइम पे शुरुआत की थी? नहीं, वो जो जिम वाला बंदा है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी, उसने आपके काफी दिनों पहले से शुरुआत की है और आप अभी अभी आए हो। तो सही कंपैरिजन क्या होगा? जब आप खुद को आईने में देखोगे। आज के कंपैरिजन में कल आप बेहतर हो या नहीं, वो सिर्फ आईना आपको बता पाएगा। इसलिए कंपैरिजन भी करना है तो खुद से कंपेयर कीजिए। आप देखिए, बहुत सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं उनका अगर आप बैकग्राउंड देखो तो 12th से या फिर फर्स्ट ईयर जो ग्रेजुएशन का होता है वहीं से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, आईएएस आप 6th अटेम्प्ट में भी बनते हो तो आप आईएएस ही रहोगे। दीपक रावत, आईएएस दीपक रावत जो है, वो आपको पता है ना कितने अटेम्प्ट में बने थे वो आईएएस? पहले भले उन्होंने निकाली थी यूपीएससी, लेकिन आईएएस कितने अटेम्प्ट में बने थे? बट ऑब्वियस है। तो सब कुछ ये क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डिमोटिवेट आप कोई भी चीज के लिए मत हुई, मोटिवेशन रखिए। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या है, पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट की जानी चाहिए विद इन द 10 ईयर ऑफ द सेम गवर्नमेंट, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली वो इंप्लीमेंट की जाएगी। नहीं तो हमारे यहाँ पर हमने देखा हुआ है, जब मैंने आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स बताए हैं MM एकेडमी ऐप पर, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक क्या है कि जो पॉलिसी है उसका कंटिन्यूएशन नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें अगर होती है तो इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर STIP जो है, ये फॉर्मुलेट प्रोसेस जो है उसका 4 इंटरलिंक ट्रैक्स में हो रहा है। तो ट्रैक 1 अगर हम देखें तो इसमें एक्सटेंसिव पब्लिक और एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें एक्सपर्ट ड्रिवन थीमेटिक कंसल्टेशन जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब कंसल्टेशन किसके साथ हो रही है, कंसल्टेशन प्रोसेस किसके साथ हो रही है। फिर तीसरा अगर हम देखें तो मिनिस्टर और स्टेट के साथ कंसल्टेशन हो रहा है। और 4 अगर हम देखें तो जो मल्टी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कंसल्टेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 4 ट्रैक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रीवियस 4 STIPPs जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमें 1958 में देखने को मिला था, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये पहला था STIP। अब इंडिया का जो है ये फर्स्ट मेजर साइंस पॉलिसी था जो कि ट्रेस किया जाता है 1958 में। और इसने फाउंडेशन रखा था, जो हमारा साइंटिफिक एंटरप्राइज है, साइंटिफिक टेम्पर है इंडिया में, उसके एक फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा फिर हमें देखने को मिलता है 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट्स। और इसमें अगर हम देखेंगे प्राइमरी फीचर जो है इसका, वो हमें देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। देखिए, आत्मनिर्भर अभी नहीं आया है, काफी पहले से है। सेल्फ रिलायंस जो है वो होना चाहिए हमारे टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं सभी पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, जो हम खुद यहाँ पर कंट्री में बनाए वो टेक्नोलॉजीज, मतलब हमारी कंट्री में बनना चाहिए। iPhone 11 है ना, कंट्री में टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्री में बनना चाहिए। iPhone 11 की टेक्नोलॉजी क्या इंडिया की है? बट ऑब्वियस है, समझ में आता है पूरा। तो यहाँ पर क्या है, एडॉप्शन जो है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज का, वो यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज जो है उससे यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल एरियाज जो है वहां पर हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लानी है, और वो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लानी है। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना फेसबुक है तो उसके यहाँ पर टेक्नोलॉजी ले लेगा और खुद का ही बनाना शुरू कर देगा। अब वो बोलने में तो इंडिजिनियस लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेकिन क्या एक्चुअल में है? नहीं भैया, चुराया हुआ है ना। उसी के साथ इसका एम क्या है, एम ये है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके साथ यहाँ पर पेस रखा जाए। तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 की। ठीक है, पेस रखा जाए और कॉम्पिटिटिव रहे ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो रहा है उसके लिए। उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर काफी हेवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मांगी गई। फिर नेक्स्ट आता है 2013 का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो मतलब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हमें बनना है तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा करना पड़ेगा, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी उसका ट्रांजिशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। और फिफ्थ जो है वो हमारी अभी देखने को मिल रही है। तो ये जो STIP है ये पांचों आपको पता रहना चाहिए कि किसी के भी बारे में पूछा सकता है। जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन है, तो 11th प्लानिंग कमीशन के फीचर्स कौन कौन से थे, है ना। जो 8 थी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से जो याद रख, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, याद कैसे रखना है वो मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो गैप कब कब आई थी, तो गैप कब आई थी, 1 2 3 आपको गाना याद रखना है, 1 2 3 गैप, ठीक है, 4 5 गैप, 6 7 गैप, 8 9। तो इस तरीके से क्या है कि आपको गैप कहाँ कहाँ पर है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में काफी आसानी रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर।
ये हमें देखने को मिला था। तो ये सेटअप किया गया नवंबर 1999 में कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर पॉलिसीज को इवॉल्व किया जाए, स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व किया जाए, उसी के साथ साथ यहाँ पर इनोवेशन जो है वो यहाँ पर लाया जाए और मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप की जा सके। उसी के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजिकल टास्क जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो यहाँ पर जनरेट किए जा सके, इकोनॉमी को जनरेट किया जा सके, सोशल सेक्टर पार्टनरशिप जो है वो हमारी बिल्डअप हो सके। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक फंक्शन करता है सेक्रेटरीट टू द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी। तो क्या होगा, आपको सीधा ये आ जाएगा और नीचे दिखे में से कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है, ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये ओवर रीचिंग काउंसिल है जो कि यहाँ पर फैसिलिटेट करती है इसके ऑफिस को। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अभी हमें देखने को मिला, तो इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन है डीएसटी का, लेड किया गया था 3 मई 1971 को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो फंडिंग है ये प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज जो साइंटिफिक वर्क है उसमें कोऑर्डिनेट करता है, साइंटिस्ट को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर एम्पावर करता है कि भैया आप काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, एक्सपर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोविड जो हमारी लर्निंग को कैसे हिट कर सकता है। अब देखिए कैसा है कि नॉर्मल सी आने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर हम एक पर्टिकुलर सिनारियो में चले जाए, एक पर्टिकुलर जोन में चले जाए, उस जोन से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। अब आप देखिए कि जो एमएसएमईज है, जैसे मैंने आपको एमएसएमईज का बताया था, एमएसएमई अगर शट डाउन हो जाती है तो फिर उसे शुरू करने में ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी, ठीक है, ऐसे होते हैं ना कोई कोई कि आपने मतलब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप काम पर लग गए, अब काम से आपको लग रहा है कि अब मुझे यूपीएससी एग्जाम देनी है, तो फिर से पढ़ाई जो है वो शुरू करने में काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं रैदर देन अगर आप कंटिन्यूटी में हो, है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोविड हुआ है, पेंडेमिक हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। अब लॉकडाउन के पहले बच्चे जो है नॉर्मल स्कूल में जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि अब वो घर पर बैठे हुए हैं। अब घर पर बैठे हुए हैं, उस एनवायरनमेंट में वो अडॉप्ट हो चुके हैं। अब उनको सुबह उठकर स्कूल नहीं जाना है, अब ऑनलाइन ठीक है लर्निंग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं, अब उनको जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से जब स्कूल में जाना पड़ेगा तो फिर यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो लर्निंग एबिलिटी है उस पर भी हैम्पर हो सकता है, क्योंकि अभी रुक गए हैं। जैसे कि अगर आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब से फिर आप पढ़ाई में आ रहे हो, तो आपको वो जोन में आने में टाइम लगता है, आपको याद रखने में टाइम लगता है ना। तो उसी तरीके से अब बच्चे जो है उनकी भी लर्निंग एबिलिटी जो उन्होंने पढ़ा था हो सकता है कि वो छूट गया हो, अब फिर से वो लाने में टाइम लग सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है फर्स्ट एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो एसर रिपोर्ट है, ठीक है, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है लर्निंग लेवल के बारे में जो बच्चे हैं, और ये हमें कुछ इतनी खास देखने को नहीं मिली थी जो एसर रिपोर्ट थी। अब उसी के साथ अटेंडेंस अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो यूपी बोलिए, बिहार बोलिए, तो वहाँ पर एनरोलमेंट जो है काफ़ी कम है। 60% ऑफ द एनरोल्ड जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और वही अगर हम कंपेयर करें गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तो 60-85% ऑफ द बच्चे जो है वो यहाँ पर एनरोल रहते हैं, उनकी अटेंडेंस हमें देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पर स्कूल्स रीओपन हो जाएगी तो फिर हर बच्चा जो है वो स्कूल में आएगा रेगुलर बेसिस पर, ये बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि कितने बच्चे जो है फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। कंफर्ट जोन, वही हम बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन में चले गए, उससे बाहर निकलने में तकलीफ होती है, लेकिन कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलता है वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। तो जब स्कूल जो है वो रीओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर लर्निंग लेवल्स में काफ़ी वेरिएशन जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो हमें जहाँ पर अटेंडेंस कम थी वहाँ के कंपैरिजन में जहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा थी उसके कंपैरिजन में लर्निंग एबिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और खासकर जो स्कूल टीचर्स है वो भी इतने दिनों के बाद स्कूल में आएंगे, तो बट ऑब्वियस है कि पहले 2 लेक्चर जो है वो हो सकता है कि इसी बातों में चल जाए कि कैसे गए आपके दिन, कैसे लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया, क्या क्या नया सीखा, और ये इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है। अब ऑनलाइन लर्निंग देखिए, जो स्कूल, खासकर हम स्कूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी मैच्योर्ड हो चुके हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल नहीं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका कारण ये है कि लोग, जब आप इतनी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो लोग खींचने के लिए आपके तैयार रहते हैं कि मत करो, नहीं होगा। आपने थोड़ा नेगेटिविटी छोड़ दिया, वो तो फिर भर देंगे आपको नेगेटिविटी से। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। जो आपको पॉजिटिव रखे, सिर्फ उनके अंडर में आप रहो, वही इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पर भी वही चीज हमें देखने को मिलती है। स्कूल में अगर आप देखो तो सोशली एटमॉस्फेयर काफी अच्छा होता है, हम मैच्योर्ड हो चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर अगर आप स्कूल देखो तो स्कूल में क्या होता है, बच्चों का एक सोशल एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, है ना। अब जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो टीचर जो है वो आए ऑनलाइन पढ़ाए, अब उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। जो टीचर्स है जो ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहे थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्नोलॉजिकली वो इतना एडवांस हुए नहीं थे, वो क्लासरूम में जाके पढ़ाते थे। अब जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑनलाइन लाने में उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सपोर्ट करना ये भी हमारा काम है ना। तो इसलिए अभी क्या हो रहा है, टीचर की जो डेफिनेशन है ना वो चेंज होती जा रही है। तो अब वो नहीं रहे टीचर्स की, मतलब एकदम ही जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था कि टीचर मास्टर बोलने के बाद इस तरीके का एक अटायर रहेगा। अब थोड़ा यहाँ पर वेरिएशन होता जा रहा है, और स्टूडेंट जो है उनको भी अब ये हो रहा है, पहले गालियां देना, जो पढ़ा रहे हैं उनको गालियां देना, फिर बाद में उन्हीं की बातें याद आती है, पहले उनको गालियां देना। अब वो भी चेंज हो रहा है सिनारियो, अब उनको पता चल रहा है कि नहीं, ये जो हम वहाँ पर खड़े हैं ये हमारे लिए खड़े हैं, हमें बताने के लिए खड़े हैं। तो इसलिए जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे थे वो अब जब ऑनलाइन पर आ रहे हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी, जब वो फिर से स्कूल में आएंगे तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज को। उसी के साथ साथ लॉट ऑफ दिस डेज लर्निंग लॉस जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लर्निंग लॉस क्या होता है, तो एक यूएसए का कनोशन है, यूएसए में हमें टर्म देखने को मिलती है लर्निंग लॉस। ये बेसिकली क्या होता है, रेफर किया जाता है चिल्ड्रन के लर्निंग को जब लॉन्ग समर वेकेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में, हमें स्पेशली यूएसए में देखने को मिलते हैं। मतलब कि बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है और जब वो छुट्टियां लग जाती है, समर वेकेशन लगते हैं, तब क्या होता है, लर्निंग लॉस होता है। क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देता है क्या, नहीं, उसे यही है कि भैया 2 महीने में फिर से स्कूल शुरू हो रही है, तो मतलब मैं अभी जितना मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर हो सके, गाँव घूमूं, ये करूँ वो करूँ, है ना। तो ये हमें देखने वाला है, मामा जगह जाओ या। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर समर वेकेशन में लर्निंग लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया। पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के बाद जब मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम पर मैंने लिखने की जो मेरी ये है, मतलब ग्रेजुएशन में तो हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, तो इसे लिखना कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया था, मेरी लिखने की जो हैबिट है वो यहाँ पर छूट गई थी। तो जब पेपर में मैं लिखने के लिए गया उस टाइम पर इतना प्रॉब्लम जा रहा था लिखने का। तो इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक आदत हमारी छूट जाती है, तो लर्निंग लॉस इससे बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये अभी लर्निंग लॉस जो है कोविड की वजह से सब घर पर है, एक वैकेशन टाइप का हो गया है, तो बट ऑब्वियसली कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और कुछ यहाँ पर जो रिसर्च है वो भी की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी कुछ हमें फीचर देखने को मिलता है। कुछ रिजल्ट्स आए थे उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर जो रिसर्च हुई थी उसमें सजेस्ट किया गया था समर लॉस जो है वो यहाँ पर रीडिंग एबिलिटी को लेस देन 10% पॉइंट फॉर चिल्ड्रन जो है वो हमें देखने को मिलता है कंप्लीटेड 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये पीछे आ जाते हैं, जो एक स्टेप आगे जानी चाहिए तो एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर स्कूल में आएंगे, फिर यहाँ से मतलब बेसिकली उन्होंने छोड़ा यहाँ पर था, तो अब वो नए स्टैंडर्ड में यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ से इतना कवर करने के लिए उनको टाइम लगता है, इतना कंफर्ट जोन होता है, फिर कंफर्ट जोन से निकल गए, फिर यहाँ पर आगे की जो लेवल है वो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर समर लॉस आ गए, फिर वो यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ से इतना कंपेयर करना पड़ता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। तो लर्निंग लॉस जो है हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम लर्निंग इसमें देखें तो चिल्ड्रन जो है वो कितना गेन कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जो गेन है फॉर द रीडिंग लेवल ये लोअर है अर्ली ग्रेड्स में एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर गेन जो है हायर ग्रेड्स में देखने को मिलता है। अब बट ऑब्वियस है कि हमें यूपीएससी का आप देखिए, यूपीएससी का सिलेबस कितना है, यूपीएससी का सिलेबस है 6, ये आप नीचे का छोड़ दीजिए, फर्स्ट से ले लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो 12th स्टैंडर्ड, है ना। 12th स्टैंडर्ड सभी ने कंप्लीट किया, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चा होगा वो अगर कोई साइंस का टॉपिक पढ़ रहा है और अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होगा वो पहली बार वही अगर 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक पढ़ रहा है, तो दोनों की गेनिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, बट ऑब्वियसली लर्निंग कैपेसिटी जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट जो उसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसका दिमाग जो उतना डेवलप हो चुका है कि उसने ग्रेजुएशन किया है, तो अब उसको ये जो चीजें हैं जल्दी से समझ में आ जाएगी, या फिर उसने पहले पढ़ी हुई थी, सब कॉन्शियस माइंड में थी, उसे रिकलेक्ट हो जाएगी फटाक से। 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो नए इसमें पढ़ रहा है, इसलिए उसे मुश्किल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस हमें किससे देखने को मिलता है, लिटरली इस सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है। अब गेन जो है रीडिंग लेवल का वो लोअर रहता है अर्ली ग्रेड्स में, ठीक है। गेन जो है रीडिंग लेवल का जो हम रीड कर रहे हैं उसका गेन जो है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू अर्ली ग्रेड्स, जब हम कंपेयर करते हैं हायर ग्रेड के कंपेरिजन, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सडन और प्रोलॉन्ग स्कूल क्लोजर हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड है कि लर्निंग लॉस जो है वो ज्यादा डीपर रहेगा समर लॉस के कंपेरिजन।
मतलब समर लॉस देखते हैं वहां पर 2 महीने का होता है, बच्चे जो है उसमें घूमते हैं फिरते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं कि मेरी स्कूल जो है यहाँ से शुरू होने वाली है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मेंटली कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनका कंफर्ट जोन जो है अभी बना हुआ है और वो प्रोलॉन्ग रहेगा। सडनली जब बोला जाएगा कि आपसे स्कूल शुरू हो रही है, तो उनका एकदम जो ये है जो कंफर्ट जोन बना हुआ है वो थोड़े दिन के लिए स्ट्रेच रहेगा। तो ये ज्यादा डीपर रहने वाला है, लर्निंग लॉस ज्यादा डीपर रहने वाला है, क्योंकि बच्चों के आगे आजू बाजू में निगेटिविटी चल रही है। हो सकता है किसी के घर पर जो फादर है या फिर जो मदर है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो यहाँ पर बंद हो गया हो, तो बच्चे के दिमाग में वो भी चीज चल रही है। नहीं तो समर वेकेशन में बच्चा जो है वो हैपनिंग होता है, खुश होता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो खुश ना हो, है ना। तो इसलिए जो लर्निंग लॉसेस है वो ज्यादा डीपर हो सकते हैं एट प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि एक तो लंबा भी हो चुका है, एक तो जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ चुका है, और दूसरी जो कंडीशन है वो सिमिलर नहीं है एज कम्पेयर टू समर वैकेशंस। ये वैकेशंस नहीं चल रहे हैं, ये एक पेंडेमिक चल रहा है, ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो कैचअप है ये क्या पॉसिबल है? तो हाँ, अभी जो हमने रिसेंट एग्जांपल देखा था उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट में, ठीक है। जो एफर्ट्स है वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर आप देखिए जो ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पर ज्यादा लगेगा, और यहाँ पर की एलिमेंट जो प्रथम्स की टीचिंग एट द राइट लेवल, ये जो अप्रोच था वो भी यहाँ पर देखा जाएगा कि मतलब एक तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि लॉन्ग लंबा चलेगा, ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन है नॉर्मल सी आने में टाइम लग जाएगा, उसी के साथ साथ एफर्ट्स यहाँ पर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बच्चों को। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डाटा है उससे हम क्या पढ़ सकते हैं। तो डाटा जो है प्रोग्राम का ये बोलता है कि गेन जो है रीडिंग ऑफ 14% पॉइंट स्टैंडर्ड 3, 15% ऑफ स्टैंडर्ड 4, ये हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, जब हम फोकस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो यही चीज है, तो हमें ध्यान में सिर्फ ये चीज रखना है कि ये लॉस जो है लर्निंग लॉस, हो सकता है कि आपको एग्जाम में लर्निंग लॉस ये स्टेटमेंट काफी न्यूज में चल रहा है, तो ये क्या है ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एविडेंसेस क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है लर्निंग गेन की, ठीक है। ये कंसिडर किया जाना चाहिए एज अ प्लान कि मतलब यहाँ पर जो क्राइसिस है उससे बाहर निकलने का, जब स्कूल्स रीओपन होंगे तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब बच्चे जो है उन्होंने खुद की लेवल पर आने के लिए थोड़ा मौका उन्हें देना पड़ेगा जब स्कूल ओपन होंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है एट देयर ओन लेवल, खुद के लेवल पर उन्होंने वो चीज जो है वो अचीव करनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। नहीं तो टीचर्स है उन्होंने शुरू कर दिया कि हाँ पहला ही दिन है और चलो मैंने जो तुमको इतने महीनों पहले होमवर्क दिया था कंप्लीट, जिसने नहीं कर गया हाथ आगे करो, मारना शुरू। अब तो खैर बंद हो गया है, लेकिन ऐसा अगर कोई करता है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको थोड़ा मौका देना चाहिए कि खुद के लेवल पर वो एक मेंटली वहां तक पहुंच सके, है ना। उसी के साथ यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्किल है बेसिक रीडिंग की, वो यहाँ पर उसके लिए एफर्ट्स यहाँ पर डाले जाने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट फ्यू आवर जो है ड्यूरिंग स्कूल ऑफ ईच डे कैंपेनिंग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर तरीके से जो बच्चे हैं वो उस जोन में आ जाएंगे, पढ़ने के जोन में आ जाएंगे, कुछ सीखने के जोन में आ जाएंगे। नहीं तो अभी तक तो सीखने के जोन में है ही नहीं, है ना। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो बच्चे जो कैचअप करने के लिए उनको हेल्प करना पड़ेगा, जो पीछे छूट गया उनको कैचअप करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनके कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर ने पेंडेमिक के बाद अपने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को देख लिया और फिर उनको ही साथ में लेकर चले, बाकियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा मोस्टली हमें देखने को मिलता है ना कई स्कूल्स में कि जो फर्स्ट 2 बेंचेस पे बैठते हैं टीचर मोस्टली उन पर ही ध्यान देते हैं, पीछे के जो बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी की तरफ इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये असल में इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है कि जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो यहाँ पर अच्छा स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम भी दिया तो वो क्योंकि वो मैचअप कर रहा है ना। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही चीज हमें हमारे पढ़ाई में भी लगानी है। हम क्या करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है वो हम पढ़ते ही रहते हैं, और जो नहीं आता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार इसे हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दो, ये तो आपको मार्क्स दे ही देगा, है ना। इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ये मैं अर्ली स्टेज में बोल रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन के, ऐसा नहीं लेटर स्टेज में। नहीं तो एकदम एग्जाम में पास में है और आपका कोई सब्जेक्ट हुआ नहीं, आप उसी को पढ़ रहे हो, नहीं। जब एग्जाम एकदम पास में है तो फिर जहां आपको अच्छा सब्जेक्ट हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि उस पर आपको जो भी क्वेश्चन आए वो अच्छे हो जाए, और इसको आपको एक एमेच्योर लेवल पर करना है कि अगर इजी क्वेश्चन उस पर आ जाए तो आप उसमें मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, और इसीलिए तो एमएम एकेडमी ऐप से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं पर्सनल गाइडेंस करता हूँ, पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो वो एक उससे ये होता है कि मैं प्रॉपर गाइडेंस अगर कर पाऊँ तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है रेमिटेंस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है बाय 25%, ऑयल प्राइसेस जो है वो भी फॉल हो रहे हैं, और ये भी यहाँ पर कंसर्न है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो रेमिटेंसेस और ऑयल प्राइसेस का क्या कनेक्शन है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जो रेमिटेंसेस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं शार्पली बाय अबाउट 25%। तो यहाँ पर आप देखिए रेमिटेंसेस जो है उसके मामले में इंडिया टॉप पे आता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं,
क्यों? क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बाहर बहुत बहुत मतलब बाहर बहुत ज़्यादा है। अब देखिए जो इंडिया है, रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर जो रह रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया के बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, मैं रह रहा हूँ यूएसए में। अब मैं यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को अगर पैसे भेज रहा हूँ तो रेमिटेंस हो गया गिफ्ट के तौर पर, है ना? सैलरी नहीं उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। हम फैमिली को कोई गिफ्ट देते हैं या फिर जो भी ऐसा पैसा भेजते हैं उनको, तो वो रेमिटेंसेस होते हैं। तो रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया जो है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा है। लेकिन करंट सिनारियो में क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फॉरेन कंट्री में भी। ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, सैलरी रिडक्शन देखने को मिल रही है। अब जब सैलरी रिडक्शन हो रही है तो बट ऑब्वियसली रेमिटेंसेस में अफेक्ट करेगा ही, है ना? अब मुझे अगर पहले 1 लाख रुपए मेरा सैलरी थी यूएसए में, अब वो 50,000 कर दी गई है, तो फिर क्या मैं उतना ही पैसा भेज पाऊंगा? नहीं भेज पाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो एनालिसिस है, तो यहाँ पर और स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा है रेमिटेंसेस का, जैसे मैंने आपको कहा था। नियरली $76 बिलियन फ्लो जो है वो हमें देखने को मिला 2020 में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे इंडियन जो है गल्फ रीजन में काम करते हैं और रिसेंटली उनका जॉब गया है, बहुत सारे ले ऑफ किए गए हैं। अब देखिए गल्फ कंट्री का अपना ही एक प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब वहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है ना? तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ले ऑफ हमें देखने को मिल रहे हैं, लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी तो बट ऑब्वियस वो भेज पाएंगे क्या? नहीं भेज पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम देखें एक्सक्लूडिंग रेमिटेंसेस, तो काफ़ी हाई है एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो, ठीक है, एज अगेंस्ट 25 बिलियन। ओके। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस है उसमें मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ना, ये सारी जो टर्म्स है एक्सप्लेन की हुई है। और यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड, और वो मैंने फ्री भी कर दिया है, अब यूट्यूब पर अवेलेबल है सभी के लिए। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर रिसेंट शार्प हम देखें फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो ये भी यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है उनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो बचा हुआ है ऑयल पर। ऑयल में अगर उनको फायदा नहीं पहुंचेगा तो और ज़्यादा ले ऑफ होंगे, और ज़्यादा सैलरी रिडक्शन होगी, और ज़्यादा जॉब लॉसेस होंगे, जिससे कि और रेमिटेंसेस जो है वो यहाँ पर कम होंगे। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू यूबीएस एनालिसिस अगर हम देखें तो एवरी 10 ईयर डिक्रीज अगर ऑयल प्राइस में होता है तो वो 7% लॉन्ग रन में जो रेमिटेंसेस उसका रिडक्शन देखने को मिलता है। मतलब आप देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है ऑयल प्राइसेस और रेमिटेंसेस को, ठीक है। मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़े तो भी इंडिया को नुकसान, ऑयल प्राइसेस कम हुए तो भी इंडिया को नुकसान। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया, चाइना, है ना, ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर मैक्सिको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रेमिटेंसेस जो है ये हमें देखने को मिलते हैं टॉप रेसिपिएंट। अब यहाँ पर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा बढ़ा है। और ये मैंने चर्चा की हुई है कि क्यों फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। तो क्या इसका जो सोल्यूशन है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्यों यहाँ पर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो इतना हाई गया है? वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए चीज को। फॉर दी फर्स्ट टाइम यहाँ पर एस्टिमेट इकोनॉमी जो है स्मॉल सरप्लस जो है कैब में वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक हमें चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी काफी कम चल रहे हैं, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तब यहाँ पर और सिनारियो चेंज हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जब तक यहाँ पर वैक्सीन नहीं निकल जाती है तब तक ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना काफी मुश्किल है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि सडनली हमें ऑयल प्राइसेस में भी ऐसा इंक्रीज देखने को मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर जरूर कीजिए। 26 नहीं है, ये 27 है, तो शेयर जरूर कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।